हेलो नमस्कार। फ्यूचर सॉल्यूशन में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ मैथमेटिक्स की परिभाषा देखेंगे, महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे और गणित के बारे में जानेंगे कि आखिर गणित क्या है। जो विद्यार्थी सीटेट में लगे होंगे उनके लिए ये फायदेमंद होगा। ऐसे जानना सभी को है। इसमें बेसिक कुछ परिभाषा को बताएंगे। देखिए, ध्यान देंगे। ये मैथमेटिक्स भाई, ये मेरा नाम है, ये तो पहचान ही रहे होंगे, ये मैं ही हूँ। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए। अब जानेंगे कि गणित के बारे में, गणित आखिर है क्या। तो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको ध्यान में रखना होता है। ये कहता है कि गणित शब्द की उत्पत्ति प्राचीन शब्द गणन से हुई। देख लीजिए, यहाँ पर सब बात बताया जा रहा है। गणित शब्द की जो उत्पत्ति है आपका गणन से हुआ है, ठीक है। ये प्राचीन शब्द गणन है, गणन संस्कृत का शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित का शाब्दिक अर्थ है गिनती करना, यानी गणना करना या गिनती करना। अगर हम गणित के अर्थ की बात करें तो गणित का अर्थ ही होता है गिना होना, माने जो गिना जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब गणित की परिभाषा अगर बताया जाए तो देखिए, गणित का परिभाषा क्या होता है। ये कहता हुआ शास्त्र, शास्त्र का मतलब विज्ञान होता है। ध्यान रखिएगा, शास्त्र मतलब विज्ञान होता है। और विज्ञान का आप जानते होंगे विशेष या क्रमबद्ध रूप से ज्ञान, यानी शास्त्र यानी गणित एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। देखिए, इसमें प्रधानता है गणनाओं की, जान लीजिए, गणनाओं की प्रधानता है। गणित में गणनाओं की ही प्रधानता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणित। नेक्स्ट आगे देखेंगे और देखेंगे गणित किन किन चीजों का विज्ञान है ये जानेंगे। तो ये कहता है कि गणित अंक, देखिए यहाँ पर एक बात आया, अंक, अंक जिसे कहते हैं डिजिट, है ना, डिजिट। अक्षर जानते ही होंगे, लेटर, है ना, लेटर। और चिन्ह जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल या साइन, है ना, आदि का संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, है ना, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित में परिमाण, दिशा, स्थान सबको इंडिकेट करता है। और देखिए किसका विज्ञान है तो अंकों का विज्ञान है, अक्षरों का विज्ञान है और चिन्हों का विज्ञान है ना। चलिए और देखेंगे, अगर मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति की बात किया जाए कि आखिर ये किन शब्द से बना है, तो देखिए लिख दिया गया है कि मैथमेटिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी शब्द, देख लीजिए, यूनानी शब्द मैथमेटा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, वस्तुएं या विषय जिसका अध्ययन किया जाता है। देख लीजिए, विषय जिसका अध्ययन किया जाए उसी को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर हम जान पाए कि मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है मैथमेटा शब्द से हुई है। आगे इसका अर्थ क्या होता है तो वस्तुएं या विषय जिसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट और आया, देखते चलेंगे लाइन बाय लाइन और ध्यान रखेंगे सभी को। देखिए, ये कहता भारतीय गणित का शुभारंभ जो है ऋग्वेद से होता है। सवाल यहाँ से होगा कि आखिर भारतीय गणित का शुभारंभ किससे हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए ऋग्वेद से ही हुआ है। और कहता है कि गणित में अभ्यस्त व्यक्ति या खोज करने वाला व्यक्ति को हम लोग गणितज्ञ कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को मैथमेटिशियन कहा जाता है। आप लोग मैथमेटिशियन नाम सुने होंगे। और देखिए गणितज्ञ, जहां पर एक ज्ञान रहेगा ना तो इसका अर्थ ही होता है जानने वाला। ध्यान रखेंगे, जानने वाला होता है, जानने वाला, जानने वाला नहीं, जानने वाला, ठीक है। और उसी को कहा जाता है जो गणित की खोज करता है या उसमें जो अभ्यस्त व्यक्ति हैं या उसके बारे में जो विशेष नॉलेज रखते हैं उसे गणितज्ञ कहा जाता है।
अंग्रेजी में उसी को मैथमेटिशियन कहा जाता है। तो जान लीजिए यहाँ का हर मानव गणित के बारे में कुछ न कुछ जानता है। अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो यहाँ का हर व्यक्ति गणितज्ञ है, ठीक है, क्योंकि गणित के बारे में चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, सभी को गणित के बारे में कुछ न कुछ नॉलेज होता है। हाँ, विशेष नॉलेज नहीं हो सकता है, गणित का वैज्ञानिक नहीं हो सकता है, लेकिन गणित की नॉलेज रखता है। अगर मेरे आधार से कहा जाए यहाँ का हर व्यक्ति एक गणितज्ञ होता है। आगे देखेंगे, अगर हम प्रथम आधुनिक गणितज्ञ की बात कहा है, देखिए प्रथम आधुनिक गणितज्ञ किसे माना जाता है, तो देखेंगे रेने देकार्ते और पियर दी फॉर्मेट को कहा जाता है। देख लीजिए, प्रथम आधुनिक गणितज्ञ रेने देकार्ते और पियर दी फॉर्मेट, देख लीजिए दो नाम है यहाँ पर, रेने देकार्ते और पियर दी फॉर्मेट को। और देखिए अगर सवाल आता है कि गणित की छपी हुई पहली पुस्तक का आखिर वो नाम क्या होगा, तो देखेंगे ट्रेविसो एरिथमेटिक। ट्रेविसो एरिथमेटिक गणित की छपी हुई पहली पुस्तक है। मुझे विश्वास है यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या नहीं हुई होगी, और इसमें केवल देखना है, करना कुछ भी नहीं है। आइए नेक्स्ट आगे देखेंगे। अब देखिए आपके मन में आएगा कि आखिर गणित के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आखिर गणित के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर देख लीजिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स या गणित के जनक की बात करें, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो गणित के पिता आर्किमिडीज को कहा जाता है। देख लीजिए आर्किमिडीज, यही है आर्किमिडीज, फादर ऑफ मैथमेटिक्स या गणित के पिता या गणित के जनक। नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखिए आर्किमिडीज के बारे में अगर कहा जाए तो आर्किमिडीज की और कुछ विशेषताएं हैं जिसे यहाँ पर वर्णन कर दिए हैं। देखिए पाई का मान गणना करने वाला प्रथम गणितज्ञ है ये आर्किमिडीज। पाई की मान का गणना करने वाले प्रथम गणितज्ञ है कौन, आर्किमिडीज, जिनकी तस्वीर आप लोगों ने अभी देखा है ना, आर्किमिडीज। अब देखेंगे आर्किमिडीज के बारे में और कहा जाए तो देख लीजिए, कहते हैं कि रेत पर गणित के प्रश्न को हल करने के दौरान मारा जाने वाला गणितज्ञ, गणित की सवाल को हल कर रहे थे रेत पर, उसी के वक्त इन्हें मार दिया गया था, ठीक है। और इनका अंतिम वचन यही रहा कि मेरे वृत्त को मत मिटाओ, मत मिटाओ। देखेंगे और इनके बारे में और जान लीजिए। इनके आधार पर पाई का जो मान था, देखिए न्यूनतम मान माने कम से कम, ये डैश दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं समझिएगा। देखिए आप लोग 22/7 को ध्यान में रखते ही हैं, तो 22/7 में नीचे 1 रखिएगा, ऊपर 3 रख लीजिएगा, ठीक है। यही 223/71 इनके अनुसार जो पाई का मान था, पाई का सिंबल जो है ये है, देखिए इसका न्यूनतम मान 223/71 है। और अधिकतम मान की बात किया जाए किनके अनुसार, आर्किमिडीज के अनुसार, तो देख लीजिए ये 22/7 था। आर्किमिडीज के अनुसार पाई का न्यूनतम वैल्यू 223/71 और अधिकतम मान 22/7 है। और देखेंगे और इन्हें जो है शून्यीकरण पद्धति का आविष्कार किया था। इन्हें जो है शून्यीकरण पद्धति के जनदाता भी कहा जाता है, या शून्यीकरण पद्धति का जो आविष्कार किए थे वो है आर्किमिडीज। नेक्स्ट आगे देखिए, ये सभी का पीडीएफ आप लोगों को हम भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आ गया कि गणित की जादूगर। तो जान लीजिए गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। गणित के जादूगर श्रीनिवास अयंगार रामानुजन इनका पूरा नाम है, ठीक है। और देखेंगे इन्होंने 1729 को रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। 1729 जो है रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। अगर कोई पूछे रामानुजन संख्या क्या है, तो 1729 रामानुजन संख्या। और देखिए
बहुत से आप लोग देखे होंगे इधर उधर, कभी गणित पढ़ाने वाले कोई टीचर जो हैं लिख देते हैं अपने आप के गणित के जादूगर, लेकिन वो गणित के जादूगर नहीं, गणित के जानकार हो सकते हैं। गणित के जादूगर तो वही हैं, श्रीनिवास रामानुजन। लेकिन व्यक्तियों को प्रभावित करने हेतु, छात्रों को प्रभावित करने हेतु खुद को अपने आप के गणित के जादूगर कहते हैं, जो कि मेरे मायने में सत्य नहीं। नेक्स्ट आगे देखिए। अब देखिए इनकी तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर श्रीनिवास रामानुजन कौन है। यहाँ देख लीजिए, यही है, देख लीजिए गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन। इनका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए तो 22 दिसंबर 1887, ठीक है, 22 दिसंबर। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस, अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। ये डेट ऑफ बर्थ है किनका? श्रीनिवास रामानुजन का। और देखेंगे 1729 को रामानुजन संख्या, भी इसके पहले बता भी रहे थे कि 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। और 1729 एक टैक्सी का नंबर था, इसलिए इसे टैक्सी कैब नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें हार्डी नंबर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, हार्डी नंबर, ओके, हार्डी नंबर भी कहा जाता है, या रामानुजन हार्डी नंबर भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, अब देखेंगे जब गणित के जादूगर जान गए तो अब थोड़ा गणित की जादूगरनी भी जान लीजिए, ताकि गणित की जादूगरनी कौन है। तो देखिए गणित की जादूगरनी शकुंतला देवी को कहा जाता है, देख लीजिए यहाँ पर नाम दिया गया है। और देखेंगे इन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, यही शकुंतला देवी है, इन्हें मानव कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, मानव कंप्यूटर। और आगे नेक्स्ट आगे देखिए, गणितज्ञों का गणितज्ञ ऑर्थर केली को कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि गणितज्ञों का गणितज्ञ किन्हें कहा जाता है तो ऑर्थर केली को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखेंगे ऑर्थर केली का तस्वीर यहाँ पे नहीं है। अब है कि गणित के राजकुमार, तो गणित के राजकुमार जो है गॉस को कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस इनका पूरा नाम है, देखिए यही है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, गणित के राजकुमार, ठीक है। अगर कोई पूछे कि गणित के राजकुमार किन्हें कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। और जान लीजिए अंग्रेजी में कहा जाए तो प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित के राजकुमार। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब आगे देख लीजिए, चलिए ये जो है ऑर्थर केली ही हैं, ठीक है। ये फोटो नीचे है कार्ल फ्रेडरिक गॉस का, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये आपका ऑर्थर केली है, ठीक है, यही ऑर्थर केली है। हमको लगा कि इसका तस्वीर नहीं है, यही ऑर्थर केली है, ठीक है, गणितज्ञों का गणितज्ञ, ओके। यहाँ मिस्टेक हो गया, हम कार्ल फ्रेडरिक गॉस बोल दिए जिनका तस्वीर नीचे है, ठीक है, मुझे लगा उसका तस्वीर नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, ये है आपके गणित के राजकुमार, ये, ठीक है। और जान लीजिए इन्हें जो है माली का पुत्र गणितज्ञ भी कहा जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। और जानिए इनका कथन है क्या, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का ही कथन है, देख लीजिए गणित के बारे में क्या क्या कहे हैं। तो इनका कथन है कि गणित विज्ञान की रानी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, देख लीजिए। चलिए तो इनके अनुसार गणित विज्ञान की रानी है, मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, और अंकगणित गणित की रानी है। अंकगणित जो है गणित की रानी है, अंकगणित गणित की रानी।
चलिए, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का ही कथन है। चलिए, यहां से लिख नहीं रहा है, गड़बड़ हो रहा है बीच में कहीं। ये जी आ गया। देखिए, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जो कथन था, एक गणित विज्ञान की रानी है और अंकगणित गणित की रानी है। ये कथन है गॉस का, ठीक है, याद रखिएगा, ये गॉस का कथन, ठीक है। और अंग्रेजी में इसी को लिख दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब देखेंगे गणितज्ञों के निर्माता। तो गणितज्ञों के निर्माता प्लूटो को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, यही है प्लूटो, ठीक है। और ये इन्हें गणितज्ञों का निर्माता कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये जो है अपने एकेडमी जहां चलाते थे वहां पर देखिए लिख दिए थे कि ज्यामिति के निराश्रयी व्यक्ति, माने जो व्यक्ति ज्यामिति में विश्वास न रखते हैं या जिन्हें ज्यामिति में रुचि नहीं है, वो कृपया मेरे दरवाजे में प्रवेश ना करें। देखिए, ये प्लूटो के जो एकेडमी था उनके दरवाजे पर लिख दिए थे कि ज्यामिति के निराश्रयी व्यक्ति कृपया मेरे दरवाजे में प्रवेश ना करें। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यामिति से इनका कितना रुचि रहा होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब आ जाता है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे, नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम में एक एक परिभाषा को हम लोग देखेंगे। अब समझते हैं एक एक बात को, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ इसका हम दे देंगे, केवल अभी समझिए। तो संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग नंबर से ही खेलेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम, नंबर संख्या, आखिर संख्या क्या है, तो संख्या के बारे में और आगे बताएंगे। पहले संख्या जिनसे बना है उसके बारे में जानिए। तो संख्या अंकों का एक समूह होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले डिजिट के बारे में बताया गया, इसका परिभाषा क्या दी है, संख्याओं की न्यूनतम इकाई। अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या हमने लिख दिया इतना, है ना, तो इसका न्यूनतम इकाई में देख लीजिए 9 है, 3 है, 4 है ना, ये सब डिजिट है, ठीक है। जिनसे संख्याएं बनती है उसी को अंक कहा जाता है, जिनसे संख्याएं बनती है उसे अंक कहा जाता है। तो देखेंगे संख्या की न्यूनतम इकाई को अंक कहा जाता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब देखेंगे आखिर अंक है कितना, तो अंक टोटल 10 हुए। देखिए 10 चिन्ह है, वो चिन्ह क्या क्या है, तो 0 से लेकर के ई, आपका गलती लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसको चिन्हों नहीं बोला जाता है, इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है ना, चिन्ह है ना, चिन्ह होता है। या तो ये जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 चिन्हों को अंक कहा जाता है, जिनसे संख्याएं बनती है। संख्याएं 10 चिन्ह से ही बनता है। तो देखिए, अब नेक्स्ट आगे पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि अंक एक प्रकार की संख्या है। देख लीजिए, डिजिट एक प्रकार का नंबर है, परंतु सभी संख्या को अंक नहीं कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो 10 ले लेते हैं, तो 10 में देखिए ये अंक है, ये भी अंक है ना, लेकिन 10 को अंक नहीं कहते हैं। 10 एक नंबर है ना, 10 एक क्या है, नंबर है, और अंक नहीं है लेकिन नंबर है। अगर पूछा जाए, अगर 5 की बात करें तो ये अंक भी है और एक नंबर भी है, यानी कि अंक एक प्रकार का नंबर है, अंक एक प्रकार का नंबर है, लेकिन नंबर अंक नहीं है ना, नहीं हो सकता है। चलिए, मुझे विश्वास है आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो अभी जान पाए अंक के बारे में। अब देखेंगे अंक में आप लोग देखे होंगे कि एक 0 था। अब 0 के बारे में देखिए, 0 से संबंधित पॉइंट है ना। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं, इसको पॉइंट्स लिख देता हूँ, क्योंकि बहुवचन में बहुत से पॉइंट्स इसमें होंगे ना, इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट्स। चलिए,
तो शून्य का अर्थ खाली होता है, खाली मैंने जहां कुछ भी ना हो। ओके, शून्य का अर्थ क्या होता है? खाली, जहां कुछ भी ना हो उसे शून्य कहा जाता है। अगर कोई कमरे में 500 विद्यार्थी बैठे हों और वहां से सभी उठ के चले जाएं तो हम कहेंगे कि विद्यार्थियों से यहाँ खाली हो गया, यानी रूम पूरा खाली है। तो शून्य का अर्थ खाली होता है। चलिए, शून्य को सिफर भी कहा जाता है। देखिए और भी पॉइंट बहुत से हैं यहाँ पर। शून्य को सिफर भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या आप लोग के पता होगा कि गिनती की संख्या एक से शुरू होती है, 1 2 3 4, और गिनती की संख्या में आगे अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तब वो आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। यही है पूर्ण संख्या। हालांकि आगे इसकी परिभाषा भी दिया गया है, आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखेंगे, सभी बात इसमें क्लियर मैं कर दूंगा। तो शून्य को सिफर भी कहा जाता है। जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, इसमें सबसे छोटा देखिए जीरो है ना, और जीरो से ही पूर्ण संख्या शुरू होता है और जीरो से शुरू करके अनंत तक जाता है। अब देखेंगे, और एक से जब बात किया जाए ना तो ये प्राकृतिक संख्या है, काउंटिंग नंबर है, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब देखेंगे, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। जीरो ना धनात्मक है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर और ऋणात्मक का मतलब निगेटिव नंबर है ना। यानी ये ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, ये न्यूट्रल है, ना प्लस से है ना माइनस से है। आप लोग देखे होंगे ट्रेन वगैरह में कोई कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो ना महिला होते हैं ना पुरुष होते हैं, यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं ये उदासीन है, ठीक है, उदासीन नंबर है। अब देखेंगे, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या जब 1 से शुरू होता है तो जीरो प्राकृतिक कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिख दिए, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और देखेंगे, जीरो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे आगे भी कि परिमेय संख्या वो होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q बराबर नहीं जीरो, यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं ना, इसलिए परिमेय संख्या है, इसे p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। आगे देखेंगे, जीरो पूर्णांक है। जीरो को पूर्णांक की भी परिभाषा हम आगे डिटेल्स में देंगे, पहले ये जान जाइए जीरो के बारे में इतना पॉइंट लिखा गया है। अगर पूछे जीरो परिमेय संख्या है तो जी बिल्कुल है, जीरो पूर्णांक है तो जी बिल्कुल है। अब देखेंगे, कंफ्यूजन होता है कि आखिर जीरो सम है या विषम, तो ध्यान रखिएगा जीरो सम संख्या है। सम का मतलब इवन नंबर है ना। अब देखेंगे, शून्य की खोज करता तो कहा जाए तो आर्यभट्ट है, और जीरो को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। आखिर जोड़ का तत्समक है क्या, इसके बारे में और आगे डिटेल करेंगे। अभी जानिए कि जीरो को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। ऐसे तत्समक का मतलब होता है, तत् माने समझ उतना ही, सम माने बराबर और कम माने कर दे, मतलब किसी भी संख्या में जिसको जोड़ने के बाद उतना ही के बराबर कर दे तब उसे जोड़ का तत्समक कहते हैं। जैसे 3 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आवेगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आवेगा। कहने का मतलब जीरो जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना रहता है उतना ही आ जाता है, इसीलिए जीरो को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे, शून्य एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर की भी परिभाषा आगे डिटेल्स में हम देंगे, अभी केवल जीरो के बारे में बता रहे हैं कि आखिर जीरो में क्या क्या गुण है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जीरो वास्तविक संख्या ये बता दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट आगे क्या है कि जीरो वास्तविक संख्या यहाँ तक ये बता दिए हैं। शून्यतर, शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ दिया जाए तो शून्य के अलावा संख्या की पावर शून्य करने पर मान 1 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब है कि जीरो के पावर अगर 0 देते हैं ना तो ये अर्थहीन होता है, ठीक है, अर्थहीन। इस शून्यता शून्य छोड़ के इसीलिए कहा गया है कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 दे देते हैं तो परिणाम 1 आ जाता है। जैसे 3 के पावर 0 देंगे तो 1 आएगा, -5/11 पावर में 0 देंगे तो परिणाम 1 आएगा। लेकिन शून्य के पावर 0 जो है अर्थहीन हो जाता है, इसीलिए कहा गया है शून्य को छोड़ करके। अगर शून्य के पावर 0 देते हैं अर्थहीन होता है, अपरिभाषित होता है। फिर आगे कहा था शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है।
चलिए अगर कोई नंबर लेकिन जीरो को छोड़ करके देखिएगा, 70 को छोड़ करके, है ना, शून्य को छोड़ करके बात करेंगे तब। अगर मान लिया जाए कि 10 है और 10 में अगर आप जीरो से गुना करेंगे तो परिणाम जीरो देता है। और देखिए यहाँ 0/0 जो है ना, इसको अनडिफाइंड लिखिएगा, ठीक है, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित है। ओके, ये अनंत लिखना नहीं संभव नहीं है, ठीक है, अनंत का मतलब बहुत बड़ी नंबर होती है, ये अनडिफाइंड लिखिएगा, 0/0 अनडिफाइंड। किसी भी संख्या, और यहाँ जीरो की जब चर्चा कर दिए तो जीरो को छोड़ करके यहाँ बात किया जा रहा है, तब ये अनंत होगा, ठीक है, और 0/n करेंगे जीरो होगा, और किसी भी संख्या में जब ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, अब देखेंगे एक से संबंधित पॉइंट। अब एक से संबंधित यहाँ पे पॉइंट लिखा, पॉइंट से होगा, है ना, बहुवचन में, क्योंकि बहुत से पॉइंट यहाँ पर है। अब देखेंगे आखिर गिनती की प्रारंभिक संख्या एक है, एक से संबंधित है। एक के बारे में क्या क्या गुण है, तो गिनती की पहली संख्या। आप लोग जानते होंगे जब किसी भी चीज को गिनती करते होंगे तो आप 1 से शुरू करते होंगे, है ना, तो देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, तो ये जो है आपका गिनती का नंबर है। तो गिनती की पहली संख्या जो है, फर्स्ट नंबर ऑफ काउंटिंग, यही एक है। एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर 1 डिजिट की बात किया जाए तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या 1 है। अगर एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर यहाँ पर से एक और पॉइंट बढ़ाना चाहेंगे, एक अंक की सबसे छोटी नहीं बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या की अगर बात किया जाएगा तो 9 हो जाएगा। एक अंक की सबसे बड़ा 9, एक अंक की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो 1 है ना, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे पॉइंट एक के बारे में ही है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये तो बता दिए थे। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। याद रखेंगे, भाज्य या अभाज्य संख्याएं जो होती है एक से बड़ी होती है। भाज्य या अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर जो होता है एक से बड़ा होता है। तो एक के बारे में कहा जाए तो एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। भाज्य को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है और अभाज्य को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इस सभी की चर्चा हम आगे नेक्स्ट कर रहे हैं, सबके अलग अलग। टाइम बच रहा है, कितना देर बच रहा है? चलिए, अगर एक की बात करें, पूर्णांक की चर्चा विशेष आगे मैं करूंगा। एक पूर्णांक है, पूर्णांक माने पूरा अंक है। एक पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यहाँ पर से देखिए आगे बढ़ाते हैं बात को। 0 से शुरू होती है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 0 पूर्ण संख्या है और एक भी पूर्ण संख्या। 0 से प्रारंभ होकर के ये अनंत तक जाता है। तो देखे होंगे 0 सबसे छोटा पूर्ण है, लेकिन एक भी पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी है। जितना भी नेचुरल नंबर है सभी पूर्णांक भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। नेचुरल नंबर एक पूर्ण नंबर भी होता है, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। चलिए, एक परिमेय संख्या है। देखिए एक के बारे में कहा जाए, ये रेशनल नंबर है। एक को रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर भी एक है। कहता एक को गुना का तत्सम कहा जाता है। गुना का तत्सम का मतलब किसी भी संख्या में अगर हम गुना एक से करते हैं तो संख्या के बराबर ही होता है, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक को गुना का तत्सम कहा जाता है। किसी भी संख्या में एक से गुना करके देखेंगे, अगर 5 में एक से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, अर्थात इसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए एक को गुना का तत्सम कहता है। एक से किसी भी संख्या गुना कर दे या भाग कर दे प्रभाव नहीं पड़ता है, सही बात है। एक से आप भाग देंगे या गुना करेंगे उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए कि कहता है किसी भी संख्या की पावर 1 देने पर उसके मान पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी बात सकते हैं, देख लीजिए, 1 देने पर, पावर 1 देने पर अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित मतलब चेंजिंग नहीं आता है। अगर आप 10 के पावर भी 1 देंगे तो 10 ही आएगा,
अगर 5/11 है, इसके पावर में अगर आप 1 देंगे तो 5/11 ही होगा। फिर कहा था 1 का वर्गमूल निकालेंगे, तो आप लोग जानते होंगे 1 का वर्गमूल 1 होता है। अगर वर्ग करें, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होता है। अगर 1 का घन की बात करें, 1 का क्यूब, तो भी 1 आता है। अगर घनमूल की बात करें तो 1 का घनमूल भी 1 ही होता है। यानी वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल सब 1 ही होता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बताते हैं 2 से संबंधित पॉइंट कि 2 में क्या क्या क्वालिटी है। तो देखेंगे 2 से संबंधित, तो 2 के बारे में कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही जानिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, इसी को ऋण संख्या भी कहा जाता है। ऋण संख्या है ना। अब देखेंगे 2 जो है, देखिए अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13। इसका परिभाषा आगे बताएंगे। अब देख लीजिए अभाज्य संख्या जितना भी होता है ना, 2 को छोड़ करके बाकी सभी विषम होता है। यानी कि एक लौता सम अभाज्य। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एक लौता है, जो कि सम है। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है 2 के बारे में कि एक लौता सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या है। ठीक है, ऐसे 0 भी सम संख्या है, लेकिन ये ना तो प्लस है और ना ही माइनस है। लेकिन बात यहाँ धनात्मक के किया जा रहा है ना, पॉजिटिव नंबर का। तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है। और देखेंगे 2 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, प्रमेय भी है, वास्तविक संख्या भी है और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या। चलिए ये दोनों पॉइंट सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है, डबल टैग हो गया है। नेक्स्ट टाइप अब देखेंगे पाई के बारे में। आखिर पाई के बारे में देखेंगे। सभी पॉइंट मस्त पॉइंट है, तो आप लोग प्रयास करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि गणित के बारे में विशेष रुचि बढ़े, है ना। इसमें 0 से शुरू कर रहे हैं, जिसे 0 से लेकर के आप लोग कहीं देखे होंगे लिखा रहता है 0 टू हीरो लेवल, लेकिन यहाँ वाकई में 0 से प्रारंभ करेंगे। पाई, आखिर पाई क्या है इसके बारे में कहता है वृत्त की परिधि जिसे अंग्रेजी में सर्कमफेरेंस कहा जाता है। और व्यास जिसे अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है। आखिर पाई क्या है ये जानेंगे। तो ये कहता है वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात अर्थात रेशियो, है ना। तो सर्कमफेरेंस और डायमीटर किसी भी वृत्त के अगर कोई सर्किल लिया जाए तो इसका जो सर्कमफेरेंस अर्थात घेरा है और उसकी जो व्यास है, इसी के रेशियो को, यानी डायमीटर अगर हम d कहें और उसके सर्कमफेरेंस को ऊपर c करें तो c/d जो है ना, इसी को पाई से इंडिकेट किया जाता है। यानी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से सूचित करते हैं। और पाई का मान 22/7 होता है। देख लीजिए किसने दिया था, तो आर्यभट्ट द्वितीय 499 ईसा में बताए थे, है ना। देख लीजिए। और पाई का मान 3.14 जानते होंगे, 3.14, जो कि आप इसे लगभग 3.141 जो आर्यभट्ट प्रथम की देन है। और अधिकतम शुद्धतम मान की बात करें, शुद्ध मान पाई का अधिकतम शुद्धतम मान तो 355/113 है। और देखिए दशमलव की बात देखेंगे, पाई का मान जो है यहाँ पर कुछ अंकों तक दिखा दिया गया है। तो दशमलव के बाद पाई का मान जो है 2 अंक तक 3.14 है। अगर 6 अंकों तक की बात करें तो देख लीजिए 3.141593 होता है। अगर दशमलव के बाद 10 अंक तो 3.1415926536 इतना है। देख लीजिए 10 अंकों तक। अगर 1/पाई की मान की बात करें हम तो देख लीजिए 0.3833 है ना, 1/पाई का मान, यानी कि 1 में पाई से भाग देंगे तो परिणाम आपका ये आएगा। नेक्स्ट चलिए
नेक्स्ट आगे देखेंगे, नोट में यहाँ पर बात लिख दी है कि आर्यभट्ट प्रथम पटना बिहार से संबंधित है, आर्यभट्ट द्वितीय की बात करूं तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए पाई एक अप्रमेय संख्या, ये सिंबल जो है अप्रमेय है यानी इरेशनल नंबर है, और पाई का मान 22/7 जो कि एक प्रमेय है, आगे भी चर्चा होगा इसके बारे में। पाई अप्रमेय है, चिन्ह ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, पाई जो सिंबल है ये जो है आपका अप्रमेय है, लेकिन इसका वैल्यू अगर 22/7 लिया जाए तो ये प्रमेय है क्योंकि p/q के फॉर्मेट से लिखा गया। अब आगे देखिए, पाई के संकेत का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने 1706 ईस्वी में किया था। देख लीजिए, अगर कहे कि पाई के संकेत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, फिर कहते हैं कि पाई की मान की गणना करने वाला प्रथम गणितज्ञ आर्किमिडीज थे, जो कि गणित के जनक कहलाते हैं। तो पाई के मान की गणना करने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे तो आर्किमिडीज थे। नेक्स्ट आगे और देखेंगे, पाई से संबंधित आज पॉइंट समाप्त कर दे रहा हूं। देखिए, पाई का सबसे नजदीकी मान निकालने वाला प्रथम गणितज्ञ कौन थे तो आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट आगे देखिए, पाई को जब आप लिखते हैं इस प्रकार से लिखिए PI ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा देखिए ये 3 जैसा नहीं दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ये 4 यानी इधर से देखा जाए तो 3.14 आपको यहाँ से दिखता है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि पाई 3.14 जैसा दिखता है। पास उल्टा दिखने पर देखिए P को लिखेंगे तो 4 जैसा दिख रहा है ना, ऐसे लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेगा 4 और 1 3 तो देखिए 3 प्रकार से दिखेगा। अब उधर से देखेंगे ऐनक में देखेंगे तो 3.14 दिखाई पड़ेगा। फिर आगे नेक्स्ट कहता है पाई का सटीक मान पहली बार किस कंप्यूटर से निकाला गया था तो इन्हीं कंप्यूटर से निकाला गया था। फिर देखेंगे पाई के बारे में और कि पाई दिवस, देखिए अगर पाई दिवस याद करने की बात रहा तो 3.414 में ही आपका पाई दिवस है। देखिए कैसे, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 14 है, तो ये तो महीना हो नहीं सकता है, तो ये आपका डेट बन जाता है, डेट माने तारीख, और ये महीना बनेगा। यानी 14 मार्च स्वीकार कब किया गया 2009 को, यानी कि 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिए। और पाई अनुमानिकता दिवस की बात करें तो 22/7 पाई का मान होता है, तो 22वां महीना तो होगा नहीं, तो ये बनेगा महीना यानी मंथ, और 22 बनेगा डेट, यानी कि 22 जुलाई को पाई अनुमानिकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, पाई दिवस पर पैदा हुए गणितज्ञ यूक्लिड है, जो गणित की ज्यामिति के जनक और इन्हीं का पुस्तक है द एलिमेंट। नेक्स्ट आगे देखेंगे, चलिए पाई से संबंधित सभी पॉइंट समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट आगे कहता है कि पाई दिवस पर ये तो बता दिए वृत्त के क्षेत्रफल, जो कि आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, वृत्त का एरिया जो पाई r स्क्वायर है, निकालने के लिए जो ढंग खोजने वाले पहले व्यक्ति थे वो हिप्पोक्रेटस थे। ठीक है, इस प्रकार से पाई का जितना भी प्रॉब्लम था सब समाप्त होता है, सभी पॉइंट समाप्त करते हैं। इसके बाद गणित में अब चलेंगे, नेचुरल नंबर से प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, थैंक यू।